सो इट इज लाइक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर का अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है विच कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव? तो बेटा ये क्वेश्चन जैसा हमने लास्ट क्लास में बोला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका हमने इंट्रोडक्शन भी लिखना है। अब ये अकेला भी आ सकता है, सिर्फ लेजिटिमेट भी पूछ सकते हैं, सिर्फ अकाउंटेबल भी पूछ सकते हैं, या सारा भी पूछ सकते हैं एक साथ। तो बेटा इंट्रोडक्शन में हमने लिखा डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज it produces an accountable, responsive and legitimate government. ये इसका इंट्रोडक्शन था। Did we write all? क्या पूरा लिख लिया था बेटा? ये वाला लिख लिया था पूरा? Yes, ma'am. चलो अब इसके बाद लीव अ लाइन और एक लाइन छोड़ के लिखो अकाउंटेबल। अकाउंटेबल में ए कैपिटल लिखो और उसे अंडरलाइन कर लो। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद लीव अ लाइन, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 अकाउंटेबल लिखा ए कैपिटल और अकाउंटेबल को अंडरलाइन कर लिया। अब हम इन्हें समझा रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल कैसे होती है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जो हमें सारी डिटेल देती है, जो हमें रीजन समझाती है, उसको बोलते हैं अकाउंटेबल। तो बेटा ये अकाउंटेबल हमारी गवर्नमेंट क्यों होती है, कैसे होती है डेमोक्रेसी, वो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल तो होना ही पड़ेगा, रीजन तो देना ही पड़ेगा जो भी वो अपना डिसीजन या एक्शन लेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जब आप हमारे लिए हो तो आपको अकाउंट तो देना पड़ेगा। अकाउंटेबल इसलिए भी बोलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटा क्योंकि जिन लोगों ने पार्लियामेंट हाउस में बैठ के डिसीजन लिए हैं वो लोग हम ही ने इलेक्ट किए थे। जब हमने उनको इलेक्ट करके वहां भेजा है और वो अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे पास ये अधिकार है, हम उनसे पूछे एंड दे हैव टू गिव द अकाउंट्स टू अस बिकॉज वी इलेक्टेड देम। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आप अकाउंटेबल गवर्नमेंट बोलते हो। और बेटा थर्ड पॉइंट, वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल इसलिए भी है क्योंकि अगर उन्होंने हमें अकाउंट नहीं दिया, अगर हमें अपना जवाब नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम उन्हें इलेक्ट नहीं करने वाले हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अब हम ये तीनों पॉइंट्स अकाउंटेबिलिटी के यहां पर लिखेंगे। तो बेटा आपने क्या किया, आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, अकाउंटेबल अंडरलाइन किया। अब आप उसके नीचे 1.1 लिखो, जहां अकाउंटेबल लिखा है ना अंडरलाइन करके, उसी के नीचे लिख लो 1.1। 3 रीजंस दे रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल क्यों होती है। 1.1 करके लिखो, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। It is the government of the people, by the people, for the people. बेटा इसके बाद 1.2 लिखो जरा, the government is elected by the people. 1.2 लिखो जरा, the government is elected by the people and is responsible to them, and is responsible to them। उनके लिए अकाउंटेबल है ही है, and is responsible to them। और बेटा 1.3 लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, if the people are not happy with the government, if the people are not happy with the government, comma, they can change it in the next elections।
They can change it in the next elections. ठीक है, अब आप अकाउंटेबल के ये 3 रीजंस आपने लिख दिए, मैंने 3 लिखवाए हैं, अगर आप कोई 2 भी याद कर लोगे तो भी कोई बेटा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप उसको लिख लेना, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या वैसे भी आएगा, देन इट इज ओके। अब 1.3 के बाद एक लाइन छोड़ो, सेकंड पॉइंट लिखो और सेकंड पॉइंट को बेटा हेडिंग दोगे रिस्पॉन्सिव, यही क्वेश्चन था ना, उसी के बेसिस पे लिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव को अंडरलाइन करो। अब 1 मिनट रुको, अकाउंटेबल का मतलब जो अकाउंट्स देती है, जो डिटेल्स देती है। अब हमारा क्वेश्चन था व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है बेटा हमारी बात का रिस्पॉन्स देना, जवाब देना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे को रिस्पॉन्ड कैसे करती है, कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी डिसीजन, तो उसकी डिटेल्स हमें बतानी होती है। जैसे हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ, जब हमारे कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बेटा आपने देखा द प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन द टीवी एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग व्हाई इट वाज नेसेसरी, और पूरा डिटेल उसका हमें समझाया। तो हर डिसीजन जो पार्लियामेंट लेगी, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेगी, उसकी फंक्शनिंग के बारे में हमें बताएगी, रिस्पॉन्ड करेगी हमें। हमारे लिए डिसीजन ले रहे हो ना, तो फिर रिस्पॉन्ड करो। सिमिलरली जब वो बेटा कोई डिसीजन लेती है तो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लेगी, एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू लेगी, ताकि मैक्सिमम लोग उसमें रिप्रेजेंट हो सके, अपनी बात को कह सके। बेटा इसलिए जब प्रॉपर प्रोसेस के साथ कोई डिसीजन लिया जाता है, जब कोई डिसीजन सरकार का हमें बता करके लिया जाता है, फंक्शनिंग उसकी बताई जाती है, तो फिर वो डिसीजन लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो डिसीजन एक्सेप्टेबल होता है, तो फिर लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं उसके लिए। और बेटा अगर लेट सपोज कोई सिटीजन सेटिस्फाइड फिर भी नहीं है, तो फिर उसके पास ये राइट है कि वो पूरी फंक्शनिंग को दोबारा से देखेगा और उसमें देखेगा कि सरकार ने कौन कौन सी बातें कही थी, किस प्रोसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के ये काम हुआ है। तो बेटा अब मैं जो आपको समझा रही हूं वो समझा रही हूं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव क्यों होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड इसलिए करती है क्योंकि वो अपना हर डिसीजन एक प्रोसेस के थ्रू लेती है, वो अपनी फंक्शनिंग के बारे में हमें बताती है। और बेटा अगर फिर भी कोई सिटीजन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पूरी फंक्शनिंग को दोबारा से एग्जामिन कर सकता है, और इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, वो चुपचाप कोई काम नहीं कर सकती है। अब जहां आपने अकाउंटेबिलिटी के ऊपर 3 पॉइंट्स लिखे थे, यहां भी बेटा आप 3 या 4 पॉइंट्स लिखोगे। तो आपने लिखा सेकंड पॉइंट, हेडिंग आपने उसका दिया रिस्पॉन्सिव, जहां रिस्पॉन्सिव लिखा है उसके नीचे लिखो 2.1, और 2.1 के आगे लिखो इट अलाउज पीपल टू रिसीव information of its functioning. बकायदा बेटा अब तो एक पूरे चैनल हो गए हैं, तुम देखोगे तो लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, तो पूरी फंक्शनिंग जो हो रही है वो लोग देख सकते हैं उसको।
तो रिस्पॉन्सिव के लिए हमने लिखा इट अलाउज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई, वो अलाउ करती है पीपल को टू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स फंक्शनिंग। बेटा 2.2 लिखो इसके नीचे, इट फॉलोज प्रोसीजर्स, इट फॉलोज प्रोसीजर्स, PROCEDURES, it follows procedures before arriving at a decision, before arriving at a decision. Two point three. Hence, comma, its decisions are more acceptable to the people. Hence, comma, its decisions are more acceptable to the people. बेटा फंक्शनिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है, प्रोसीजर्स फॉलो करती है, हेंस कॉमा इट्स डिसीजंस आर मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल, फुल स्टॉप। और बेटा 2.4 लास्ट लिख लो जरा, एवरी सिटीजन हैज द राइट, every citizen has the right to examine the procedure of decision making, to examine the procedure of decision making. ठीक है, अब एक लाइन छोड़ो और थर्ड पॉइंट लिखो। मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो कि बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक लाइन छोड़ो और थर्ड पॉइंट लिखो, लेजिटिमेट, LEGITIMATE, लेजिटिमेट। और लेजिटिमेट को अंडरलाइन कर दो और मेरे से समझ लो, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे बेटा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है। लेजिटिमेट का मतलब लीगल होती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चोजन होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इलेक्शन होंगे, रेगुलर होने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये रेगुलर इलेक्शंस जो होंगे तो इसको कंडक्ट कराने वाले एक अलग बॉडी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, वो कराती है। वो किसी भी गवर्नमेंट की नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो बेटा वो इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पूरा का पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराएगी और बेटा रेगुलर इलेक्शन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे। और फिर भी बेटा अगर किसी सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से तो वो कोर्ट में जाके गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, क्योंकि हर सिटीजन के पास वो पावर है कि वो सरकार के ऊपर केस कर सकता है जिस बात से वो डिससेटिस्फाइड है। और सरकार, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी के अंडर उसमें बेटा सुपरविजन में इलेक्ट होती है और साथ में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूट बेटा कॉन्स्टिट्यूशन होती है। और अगर बीच बीच में रेगुलर लेवल पे बेटा इलेक्शंस होते हैं, ये नहीं आज इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट कोई मेजॉरिटी से जीत गई तो फिर वही जीतती रहेगी हमेशा, ऐसा नहीं, बार बार होगा इलेक्शन। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। राइट डाउन 3.1, आपने थर्ड पॉइंट लिखा, लेजिटिमेट अंडरलाइन किया, उसके नीचे 3.1 लिखा, इट इज लीगली चोजन गवर्नमेंट, इट इज लीगली चोजन गवर्नमेंट। बेटा 3.2 लिखो, इट इज चोजन बाय रेगुलर इलेक्शंस, इट इज चोजन बाय रेगुलर इलेक्शंस। बेटा थर्ड पॉइंट लिखो 3.3, इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, FAIR लिखना,
Elections are free and fair, comma, held by election commission, held by election commission, E capital C capital. और बेटा लास्ट पॉइंट 3.4, citizens may reject the decisions of government by challenging in the court. Is that okay? सो कंप्लीट बेटा ये वाला आंसर हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमने इसको तैयार कर लिया। अब बेटा इससे पहले कि मैं नेक्स्ट, हाँ जी बोलिए मैम। could you please repeat the accountable part? I missed it, I'm sorry. You missed it, I know that. I will upload that the recording, then you can just get the, है ना, take it down. बहुत लंबा है बेटा वो, that is why. Okay. Now let us come, इससे पहले बेटा मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाऊं, दो हैं वो, एक भी नहीं है, दो हैं और थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं। जैसे ये वाला था, ये भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाला, लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो अब नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड नॉट सो डिफिकल्ट वो वाले क्वेश्चन पहले एक दो लिख ले ताकि तुम्हें रिलीफ हो जाए, उसके बाद फिर हम फिर से डिफिकल्ट पार्ट पे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन बेटा लिखो, आई सपोज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, वो आप लिखेंगे बेटा, give the values necessary for public participation in a democracy. आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है बेटा, इजी है बहुत ज्यादा और अच्छा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। गिव द वैल्यूज नेसेसरी फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी। अब बेटा इतनी सारी बातें तुमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ी, मैम अकाउंटेबल भी होता है, मैम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव भी होता है, मैम लेजिटिमेट भी होता है, तो बेटा सारा काम क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही है? इन्होंने पूछा है क्या सिटीजन्स जो हैं, जो पब्लिक जो है, उसका कुछ रोल होता है डेमोक्रेसी में, कि सारा का सारा रोल गवर्नमेंट का ही होता है? तो बेटा ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड भी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी अगर सिटीजन्स, अगर पब्लिक पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। तो बेटा अगर लेट सपोज आपने अभी पढ़ा इसमें अकाउंटेबल है क्योंकि वो अपनी सारे के सारे बेटा जो क्या बोलना चाहिए फंक्शनिंग है, वो रिस्पॉन्सिव है क्योंकि वो अपनी फंक्शनिंग की जानकारी हमें देती है। तो बेटा पब्लिक को गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ना, सुनना, देखना भी तो चाहिए ना। पब्लिक अगर किसी बात पे क्वेश्चन उठाती है तो उसको ये पता होना चाहिए कि क्या पहले मैंने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को स्टडी कर लिया, उसके बाद आप उस बात को करो। अब आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चंस तो उठा रहे हो और आप वो जो गवर्नमेंट जवाब दे रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके बारे में नहीं सुन रहे हो। तो आपका काम ये है, अगर आप चैलेंज कर सकते हो गवर्नमेंट को, तो फिर पब्लिक का एक और काम है कि वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को स्टडी करे। गवर्नमेंट जब कोई डिसीजन ले रही है प्रोसीजर के थ्रू, तो उस प्रोसीजर को देखे और बेटा पब्लिक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। अब हम जो है वो पूरा का पूरा बेटा रोड ब्लॉक कर लिया और महीने 2 महीने तक पूरा सड़कें जाम कर दी और फिर हम कह रहे हैं जी आपने ऐसा क्यों किया, तो ये पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए फंक्शनिंग गवर्नमेंट की। देखो उसके प्रोसेस के बारे में पता करो कि क्या प्रोसेस उसने अपनाया है, प्रोसेस ठीक है कि नहीं, फंक्शनिंग उसकी स्टडी करी जाए
और बेटा उसके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जाए। कैसे करेंगे मैम? करेंगे ऐसे कि जिनको आपने इलेक्ट करके वहां तक भेजा है पार्लियामेंट में, तो वो जब डिस्कशन हो रहा था पार्लियामेंट हाउस में, तो वो क्या बोल रहे थे, उसका जवाब सरकार क्या दे रही थी। तो बेटा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, डिसीजन मेकिंग जो सरकार की है उसको देखना, ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, प्रोसीजर को स्टडी करना कि ये प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। ये एक पब्लिक के सिटीजन्स की वैल्यूज हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबल है, बेटा लेजिटिमेट है और रिस्पॉन्सिव है, तो पब्लिक की ये वैल्यूज हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनके बेटा प्रोसीजर को एग्जामिन करना, वो ठीक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इजी वाला था, पहले इजीयर कर लेंगे, फिर एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लेंगे। बेटा इसके बहुत छोटे छोटे 4 पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट लिखो, फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, कॉमा, citizens should take interest in the citizens should take interest in the issues of the country, issues of the country। हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। For a healthy democracy, comma, citizens should take interest in the issues of the country. Stop. Second point, the citizens should perform their duties. The citizens should perform their duties. Divya, are you leaving from another device now? Ma'am, actually my first device just got hanged, so I couldn't even leave from that one. Had to join from another. Sorry. The citizens should perform their duties. जैसे बेटा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। थर्ड पॉइंट, दे शुड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दे शुड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और लास्ट लिखो बेटा, दे शुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। दे शुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। Repeating it, question था, give the values necessary for public participation in a democracy. This was the third question of this chapter. You have written 4 points for this. The first one is, for the healthy democracy, comma, citizens should take interest in the issues of the country. Second, the citizens should perform their duties. Third, they should take part in the decision making process. Fourth, they should maintain law and order in the country. ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन लिखो, अगेन नॉट सो बेटा डिफिकल्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट वेरी डिफिकल्ट बट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज, हाउ मच ट्रांसपेरेंसी इज देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच ट्रांसपेरेंसी इज देयर इन डेमोक्रेसी as compared to other governments, as compared to other governments. How much transparency is there in democracy as compared to other governments? अब बेटा इन्होंने बोला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब काम करती है तो क्या उसके काम करने का तरीका ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हम उसे देख सकते हैं। और बेटा जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ एरिस्टोक्रेसी होती है, राजा महाराजा होते हैं, वहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ऑब्वियसली मैंने बोला ना इजी है, जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बहुत है पर इजियर है। हाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है।
कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोक्रेसी होगी या बेटा लेट सपोज डिक्टेटरशिप होगी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जो हमारी गवर्नमेंट होगी, वो बेटा कोई भी डिसीजन लेगी, अभी पढ़ा था ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेती है, प्रोसीजर के थ्रू लेती है, और पूरी फंक्शनिंग जो है उसको मॉनिटर करने का अलाउ करती है। और फिर भी अगर नहीं सिटीजन सेटिस्फाइड हैं, देन दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे कैन जस्ट बेटा चैलेंज कर सकते हैं उसके डिसीजन को कोर्ट में जाकर के। तो ट्रांसपेरेंसी जितनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है, किसी और में तो ट्रांसपेरेंसी होती ही नहीं है। गवर्नमेंट काम क्या जो कर रही है वो हमें पता है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी, क्योंकि इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करेगी। हमें मालूम है उसकी ट्रांसपेरेंसी है काम में, क्योंकि वो बेटा अलाउ करती है अपनी फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए। द सिटीजंस कैन मॉनिटर, इट अलाउज इट। अभी आपने पढ़ा था ये वाला पॉइंट। और फिर भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है citizens, then they can challenge the decision of the government into the court. और ये डिसीजन लेने वाले कौन है? वही तो लोग हैं बेटा जिन्हें हमने इलेक्ट करके भेजा हुआ है, तो सोच समझ के इलेक्ट किया होगा, तो ट्रांसपेरेंसी तो है। मैं जब ये पॉइंट्स तुम्हें लिखवा रही हूँ, ये वाला आंसर जब मैं तुम्हें डिक्टेट करा रही हूँ, तो बेटा मैं इसमें जो कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जो शायद जिसकी लैंग्वेज अलग है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इसे नहीं लर्न कर पाओगे, तो जो तुमने अभी वो वाले पॉइंट्स लिखे हैं ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट वाले, उसमें से एक एक दो दो पॉइंट्स लेके 4-5 पॉइंट्स बना लेना, ठीक है? तो भी ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। तो अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन का, हाउ मच ट्रांसपेरेंसी इज देयर इन डेमोक्रेसी एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट्स। कंटेंट मैंने समझा दिया, मैटर मैंने समझा दिया तुम्हें। आंसर लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, द ट्रांसपेरेंसी इज ऑलवेज मिसिंग, द ट्रांसपेरेंसी इज ऑलवेज मिसिंग from a non-democratic government, from a non-democratic government, full stop. Second point लिखो, in democracy, second point, in democracy, comma, any citizen has the right, any citizen has the right to examine the process of, to examine the process of decision making of the government, to examine the process of decision making of the government. Third point, democracy ensures, ENSURES, ensures का मतलब makes sure, democracy ensures that decision making will be based on, that decision making will be based on norms and procedures, norms, NORMS, बेटा norms मतलब rules, and procedures, and procedures, PROCEDURES. और बेटा लास्ट पॉइंट लिखो, in a democracy, in a democracy, comma, people have the right, people have the right to choose their rulers, to choose their rulers, and people have control over them, and people have control over them. So in a democracy, comma, people have the right to choose their rulers and people have control over them. ठीक है?
अब बेटा ये तो हमारे दोनों सिंपल वाले थे जो हमारे हो गए। ट्रांसपेरेंसी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, समझ लो। अगर हम अभी लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर डालते रहना टू रिमाइंड मी कि मैम कौन सा नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। लिख लो पहले, फिर समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, देयर इज एन overwhelming there is an overwhelming overwhelming there is an overwhelming support. There is an overwhelming support for the idea of democracy. For the idea of democracy all over the world. All over the world. Full stop, inverted commas closed. Support the statement. Support the statement. बेटा इन्वर्टेड कॉमास में है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. सपोर्ट द स्टेटमेंट. आसान है बेटा क्वेश्चन, इसको जरा एक बार आप समझ लो और आप बहुत आराम से उसको लिख पाओगे. देयर इज एन ओवरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बेटा आउट ऑफ द लिमिट. बहुत ज्यादा अनलिमिटेड सपोर्ट है डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में. दुनिया में हर कंट्री चाहता है कि मेरे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो. तो बेटा आपसे इन्होंने पूछा है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो. तो तुम जब इसको सपोर्ट करोगे तो हम 5 पॉइंट्स लिखवा रहे हैं. एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर जब तुम लिखोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं 5 पॉइंट्स लिखवा रही हूं इसमें से कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा और बोलेंगे सपोर्ट द स्टेटमेंट. कहने का मतलब है यही पॉइंट्स लिखने हैं, बाकी के बचे हुए. ये मैटर 6 पॉइंट्स का है. एक तो पॉइंट वो जो अभी क्वेश्चन में लिखवाया, इसके अलावा 5 पॉइंट और लिखवा रही हूं. इनमें से कोई भी पॉइंट क्वेश्चन बन के आ जाएगा, बाकी के 5 पॉइंट्स लिख देना आंसर में. अगर आंसर 3 मार्क्स का होगा तो 4 लिख देना. तो बेटा ये क्वेश्चन इतना जनरलाइज्ड है, पर ये है इतना इंपॉर्टेंट कि मैं बता नहीं सकती. और ये किसी भी फॉर्म में पूछते हैं. तो इन्होंने बोला है दुनिया का हर देश चाहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, सपोर्ट करो. तो तुम इसको बोलोगे 100 से ज्यादा देशों में जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. फिर तुम लिखोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिले होते हैं, वो खुद अपने रूलर्स बेटा सिलेक्ट कर रहे होते हैं. डेमोक्रेसी इसलिए पसंद आती है सबको क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई बन गया तो फिर बना ही रहा. फिर बेटा ये जो आप लिखोगे इसमें जो भी जितने भी हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग बेटा थॉट्स की, अलग अलग एरिया की, अलग अलग बेटा पॉलिटिकल डिविजन्स की, वो सब रिप्रेजेंट करती है. हमारे पास इतनी सारी चॉइस होती है चूज करने के लिए, तो हम किसी को भी बना सकते हैं. तो बेटा हमारे कल्चर के हिसाब से भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, हमारे रिलीजन के हिसाब से भी हो जाएगी, तो हर तरीके से अवेलेबल होगी. इसलिए इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को 100 से ज्यादा देश सपोर्ट करते हैं. तो जनरलाइज्ड क्वेश्चन है.
पर जनरलाइज्ड क्वेश्चन जब आता है तो भी आंसर लिखने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सिंपल भी कैसे लिखें। इसीलिए मैंने बोला ये टोटल 6 पॉइंट्स होंगे, 6 पॉइंट्स में से कोई भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा, और बाकी जो है बेटा वो तुम फिर आंसर में लिख देना। हो सकता है 3 मार्क्स का ही आ जाए, हो सकता है 2 का आ जाए, हो सकता है लॉन्ग आ जाए। तो इसमें लेट सपोज ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, इन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि मोर देन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, व्हाई, तो तुम यही लिखोगे, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, और फिर तुम इसमें ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए वो आप लिख दोगे। तो बेटा ये वाले पॉइंट का, ये वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट लिखो। आई डोंट थिंक सो, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, पहले ये लिख लो। क्वेश्चन हमारा क्या था, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्वर्टेड कॉमास में था सपोर्ट द स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड में लिख लिया तुमने। अब लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट, yes, comma, over 100 countries of the world, yes, comma, over 100 countries of the world today practice some kind of democracy, some kind of democracy. Second point, they have formal constitution and they hold elections. They have formal constitution and they hold elections. First point, yes, comma, over 100 countries of the world today practice some kind of democracy. Second point, they have formal constitution and they hold elections. Third point, they guarantee rights to the citizens. They guarantee rights to the citizens and are attentive to their needs. And are attentive to their needs. ठीक है, कंटिन्यू करते बेटा नेक्स्ट क्लास में। लेट्स टेक 10 minutes or 15 minutes break. Fine, see you soon. Bye.